और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, खबर यह आ रही है कि निमंत्रण भेजा गया है नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को। नवाज शरीफ को न्योता भेजा गया है और ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि नवाज शरीफ ये न्योता स्वीकार भी कर सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, इतना ही नहीं, कहा यह भी जा रहा है कि सार्क देशों के राष्ट्राध्यक्ष जो हैं उन सभी को निमंत्रण भेजा गया है नरेंद्र मोदी की तरफ से, बल्कि पार्टी की तरफ से शपथ ग्रहण समारोह में शरीक होने के लिए। नवाज शरीफ उन पहले लोगों में से हैं जिन्होंने सबसे पहले नरेंद्र मोदी को फोन कर बधाई दी थी जैसे ही वो चुनाव जीते थे। पाकिस्तान के साथ सार्क देशों को भी न्योता। अगर इसको इस लिहाज से देखा जाए कि दोनों देशों के बीच ये परस्पर संबंध बनाने के लिए एक अच्छा कदम है, तो यकीनन एक अच्छी खबर है। यह देखते हुए कि अगर नवाज शरीफ ने फोन किया सबसे पहले, तो यहां पर उनको आमंत्रित किया जा रहा है शपथ ग्रहण समारोह के लिए। जाहिर सी बात है, खुद नवाज शरीफ भी एक लंबे अंतराल के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने। और राहुल कंवर इस वक्त हमारे साथ हैं। राहुल, पूरी खबर बताएं। निशांत, इस वक्त हम लोग गांधीनगर में गुजरात असेंबली के बाहर खड़े हैं, जहां पर अभी स्पेशल सेशन खत्म हुआ है और नरेंद्र मोदी खुद, उनके कैबिनेट के तमाम कोलीग, स्पीकर, विपक्ष के नेता यहां पर इस वक्त लंच कर रहे हैं और उसके बाद नरेंद्र मोदी गवर्नर हाउस जाएंगे, वहां पर वो अपना रेजिग्नेशन देंगे और शाम में नया चीफ मिनिस्टर गुजरात का चुना जाएगा। लेकिन इस बीच जो खबर आई है वो ये कि सार्क के तमाम देशों के नेताओं को इन्वाइट किया गया है। ये क्योंकि अभी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं है, तो ना वो खुद ना बीजेपी डायरेक्टली इन्वाइट कर सकते हैं नेपाल के पीएम को या पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को, तो इस वजह से राष्ट्रपति को कहा गया है और राष्ट्रपति ने यह संदेश विदेश मंत्रालय को भेजा और विदेश मंत्रालय से यह संदेश जाएगा इस्लामाबाद नवाज शरीफ के पास और वहां से उनको न्योता दिया जाएगा। अब तक तो जो बैक चैनल्स के जरिए पता चला है, इस इनविटेशन को कंसिडर किया जा रहा है। इस बारे में फिलहाल कोई पुष्टि नहीं कि क्या इस जो इनविटेशन है उसको एक्सेप्ट किया जाएगा कि नहीं। लेकिन मैं आपको ये बताऊं निशांत कि जब यहाँ पर स्पेशल सेशन चल रहा था तो बड़े जबरदस्त दृश्य हमें देखने को मिले। शंकर सिंह वाघेला, जो कि नरेंद्र मोदी के कट्टर विरोधी आज की तारीख में माने जाते हैं, कांग्रेस के यहाँ पे शीर्ष नेता हैं, वो तो एकदम नमो नमो का जप कर रहे थे। कांग्रेस इससे बेहद शर्मसार है क्योंकि शंकर सिंह वाघेला ने कहा कि आर्टिकल 370 होना चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, कश्मीरी पंडितों का रिहेबिलिटेशन होना चाहिए, राम मंदिर बनना चाहिए। तमाम जो आरएसएस के एजेंडे पे चीजें हैं जिनकी कांग्रेस मुखालफत करती है, वही सब चीजें शंकर सिंह वाघेला ने कहा कि अब नरेंद्र मोदी जी जब जा रहे हैं दिल्ली, तो अब ये सब चीजें इंप्लीमेंट कीजिए। ये अपने आप में बड़ी देखने वाली तस्वीर है, शंकर सिंह वाघेला और नरेंद्र मोदी की जो केमिस्ट्री है। लेकिन अगर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया जा रहा है, तो क्या यह समझा जाए कि दोनों देशों के बीच संबंध बनाने को लेकर यह एक अच्छा कदम है? और मतलब अगर यह कहा जाए कि शपथ ग्रहण समारोह से ही अपना जो काम है नरेंद्र मोदी ने शुरू कर दिया है, तो शायद गलत नहीं होगा। हमारे यहाँ पर तमाम नरेंद्र मोदी के जो खास एड्स हैं उनसे बातचीत हो रही थी। वो ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी दर्शाना चाहते हैं कि पहले दिन से ही वो ऐसा कुछ करके दिखा दें जो यूपीए पिछले 10 साल में कर ना पाया। वो लगातार इस कोशिश में हैं और इसी के लिए उन्होंने इकोनॉमिक, डिप्लोमेटिक, फाइनेंशियल एक ब्लूप्रिंट भी तैयार किया। उसी का एक हिस्सा है कि पाकिस्तान से नए रिश्तों की शुरुआत होनी चाहिए, क्योंकि कई दफ़ा बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला किया ये कहते हुए कि कांग्रेस की नीतियां पाकिस्तान को लेकर बहुत कमज़ोर हैं और नरेंद्र मोदी एक बहुत मजबूत नेता माने जाते हैं। ऐसे में अगर वो दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं तो लोगों का मानना है कि वो एक मजबूती की स्थिति से दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं। और नवाज शरीफ ने भी कहा है कि बिन शर्तों के हम बातचीत करने को तैयार हैं। दोनों जगह से काफ़ी एक पॉजिटिव सिंबल यहाँ से मिल रहा है। और नवाज शरीफ और पाकिस्तान के जो विदेश मंत्रालय वो भी जानते हैं कि नरेंद्र मोदी कम से कम 5 साल तो हैं ही, और अगर दोनों देशों के बीच में अमन कायम करना है तो यही एक मौका है। आपको याद होगा कि पिछले कुछ महीने में जब चर्चा चल रही थी कि क्या भारत पाकिस्तान के रिश्तों को आगे बढ़ाया जा सकता है, तब लगातार इस्लामाबाद
इस्लामाबाद से ये बात आ रही थी कि क्योंकि भारत में नई सरकार नहीं है, क्योंकि मनमोहन सिंह सरकार अपने आखिरी दौर में है, इस वजह से नई सरकार आ जाए और नई सरकार आने के बाद ही कुछ किया जाए। एक चीज जो गौर करने वाली है निशांत, वो बहुत अहम ये कि हमने नितिन गडकरी का इंटरव्यू किया, आरएसएस के तमाम लोगों का इंटरव्यू किया। उन्होंने कहा कि अगर कोई आतंकवादी हमला पाकिस्तानी आतंकवादी हिंदुस्तान में करते हैं तो ये ना सोचेगा कि हम यूपीए की तरह हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे। पार्लियामेंट का जिक्र हुआ, उसमें 26/11 का जिक्र हुआ, तो उस पर बीजेपी साफ कर चुकी है कि वो मुंहतोड़ जवाब देगी। तो पाकिस्तान के नेता भी ये चाहेंगे कि ऐसा कुछ हो जो कि उनके नियंत्रण से बाहर है, या अगर कोई आतंकवादी हमला हो जो कि रिश्तों को डिरेल कर दे, उससे पहले एक नई शुरुआत, पहले ही दिन फर्स्ट डे फर्स्ट शो के लिहाज से एक नई शुरुआत अगर हो जाए तो बेहतर हो। लेकिन अब देखना होगा कि ये इन्विटेशन फॉर्मली कब इस्लामाबाद पहुंचता है और फॉर्मल रिप्लाई इस्लामाबाद से क्या आता है। फिलहाल ये उन्होंने इंडिकेट किया है कि सार्क के तमाम नेता, जिसमें नवाज शरीफ भी मौजूद हैं, उनको इनवाइट किया जा रहा है और वहां से पॉजिटिव सिंबल आ रहे हैं कि हो सकता है कि वो नहीं तो कम से कम उनका कोई ना कोई नुमाइंदा कम से कम इस ओथ सेरेमनी के लिए, स्वेरिंग इन सेरेमनी के लिए जरूर आएगा। राहुल, मैं आपके पास ये सवाल लेकर जरूर आ रहा हूं, अपने दर्शकों को बता दें कि हम राहुल के पास जरूर आ रहे हैं ये सवाल लेकर कि अगर सार्क देशों की बात की जाए तो नरेंद्र मोदी ने एक यहां से एक बड़ी सोची समझी, क्या इसको एक सोची समझी रणनीति कहा जाए, जिस तरीके से सार्क देशों का जो प्रभुत्व जो था वो कम होता जा रहा था, सिर्फ एक फॉर्मेलिटी बनकर रहता जा रहा था, और उसमें भी पहले इनिशिएट लिया और अभी वो भी शपथ ग्रहण समारोह के लिहाज से तो एक अच्छा मूव देखा जा सकता है। ये सवाल मैं आपके पास लेकर आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले हमारे साथ रीमा जुड़ चुकी हैं बीजेपी दफ्तर से। रीमा, क्या सुगबुगाहट, क्या खबरें, खासकर ये देखते हुए कि अभी 2-3 बड़ी खबरें हैं। पहली खबर ये कि सार्क देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उनको आमंत्रित किया गया है। दूसरी खबर, नवाज शरीफ को आमंत्रित किया गया है। तीसरी खबर ये कि कौन होगा गुजरात में मुख्यमंत्री। इन सारी चीजों को लेकर बीजेपी दफ्तर से क्या सुगबुगाहट? देखिए निशान, सिर्फ सार्क कंट्रीज ही नहीं बल्कि बाकी देशों के भी नुमाइंदों को बुलाया जा सकता है, लेकिन अभी फिलहाल जो हमने देखा कि विदेश मंत्रालय में जो लेटर्स तैयार हो रहे हैं वो यही है कि इन सभी सार्क कंट्रीज के देशों के जितने भी प्रधानमंत्री हैं उनको बुलाया जाए। और सबसे अहम बात इसमें नवाज शरीफ को लेकर के ही सुगबुगाहट है। जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं कि पाकिस्तान से भी अब ये संदेशा आ रहा है कि शायद नवाज शरीफ इस न्योते को स्वीकार कर सकते हैं और वो शामिल हो सकते हैं नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में। तो दोनों देशों के रिश्तों को लेकर एक खास अच्छी पहल की तरह से हम इसको देख सकते हैं, क्योंकि एक तरफ अब जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री होंगे तो एक नई शुरुआत के तौर पर वो अपनी इमेज को चेंज करने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से सवाल खड़े होते रहे बीजेपी की नीति को लेकर, विरोधी हमेशा से उसको सवालों के घेरे में रखते रहे, उसको एक तरीके से हम कहेंगे कि नई राह दिखाने की कोशिश होगी। और इसी की पहल के तहत ये जो निमंत्रण दिए जा रहे हैं सार्क कंट्रीज को, इसे देखा जा रहा है। आप जो बता रही हैं, मैं सीधे राहुल के पास जाऊंगा। राहुल, एक चीज यहां पर जो मैं रणनीति के लिहाज से जानना चाह रहा हूं, समझना चाह रहा हूं आपसे, यह बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि सार्क का जो प्रभुत्व था वो गिर रहा था और इसको लेकर कई बार सामने चीजें आई, और इसमें यह भी उसको लेकर भी कई बार पूर्व प्रधानमंत्री, अगर मैं कहूं, या मनमोहन सिंह जी की मैं बात करूं सीधे सीधे, उनकी काफी आलोचना की जा रही थी। अगर इस चीज के लिहाज से देखा जाए तो यह भी एक बहुत शानदार मूव है राजनीति के, बल्कि रणनीति के लिहाज से, जिस तरीके से सभी को आमंत्रित किया जा रहा है और पहले इनिशिएटिव भारत ने लिया है जिससे कि सब लोग समझे कि अब थोड़ा दौर बदल रहा है। ये वो पड़ोसी देश हैं जो कि भारत से एकदम सटे हुए हैं और इस वजह से पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, इन देशों से रिश्ते बेहतर करना भारत की न केवल एक अच्छी चीज़ है भारत के लिए, बल्कि भारत की मजबूरी भी है। और वही कोशिश नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। आपको सोचना होगा कि संघ के नज़रिए से भी इसको देखना होगा। संघ के लोग हमेशा से मानते हैं कि नेपाल हुआ या फिर चीन हुआ या पाकिस्तान हुआ, इसकी क्या पॉलिसी होनी चाहिए, इस पर संघ मुख्यालय में, संघ की शाखाओं में लंबी बातचीत होती। तो विदेश नीति कैसे डेवलप करनी है, इस पर एक पूरा खाका तैयार है। और उसका पहला एक हिस्सा है कि खास तौर से जो आपके पड़ोसी देश हैं, जो आपके नेबर्स हैं, उनको लगे कि भारत से दोस्ती का रिश्ता बन सकता है। उनको ये ना लगे कि भारत उनके सर पे बैठा हुआ एक बिग ब्रदर बन के, बल्कि उनको लगे कि दो बराबर के देशों के बीच में दोस्ती हो रही। तो ये कोशिश नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। निशांत, फिलहाल मुझे निकलना होगा क्योंकि स्पीकर गुजरात असेंबली के आ चुके हैं, हमें इनका इंटरव्यू करना है। हमने वादा लिया है कि उनका इंटरव्यू करना है। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, थोड़ी देर में आपके साथ फिर जुड़ेंगे। राहुल, बिल्कुल, मैं रीमा आपके पास वापस आऊंगा। यहां पर एक गौर करने वाली बात यह है कि कुछ भी यहां पर कदम उठाए जा रहे हो, राहुल आपका शुक्रिया, मैं वापस आपके पास आ रहा हूं, कुछ भी कदम यहां पर उठाए जा रहे हो, लेकिन
उसको अगर उसका जो डीएनए है वो डीएनए वही पॉलिसीज हैं जो वाजपेयी जी के जमाने में थी, क्योंकि यहां पर दो खूबसूरत बातें जो मैं वाजपेयी जी के जमाने में जो कैरी फॉरवर्ड होते हुए दिखाई दे रही है। पहला तो ये वाजपेयी जी की वो फेमस लाइन जिसमें वो कहा करते थे कि आप अपने पड़ोसी नहीं बदल सकते लेकिन दोस्त बदल सकते हैं। तो सारे पड़ोसियों को एक साथ लेकर आने की बात सार्क को आमंत्रित किया जा रहा है। दूसरी चीज, उस जमाने में जब नवाज शरीफ थे तब भी बीजेपी की सरकार थी और बड़े सालों के बाद नवाज शरीफ वापस लौटे, अब बीजेपी की सरकार है। इन दोनों की एक अंडरस्टैंडिंग पहले देखी जाती थी, कारगिल को माइनस कर दिया जाए लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग देखी जाती थी। क्या कहेंगे आप रीमा इस पर? वाले हैं जब अटल बिहारी वाजपेयी बस लेकर के गए थे, हालांकि उस पर जब फेल हुई थी वार्ता और भारत आए थे परवेज मुशर्रफ और वार्ता फेल हुई तो बहुत सारे विरोधियों ने सवाल भी खड़ा किया। और उसके बाद जब हाईजैक होता है IC-814, उसके बाद जिस तरह से जसवंत सिंह जाते हैं एक प्लेन में और उसके बाद छुड़ाकर लाते हैं बंधकों को, तो वो तमाम जो विदेश नीति थी उसको लेकर बीजेपी पर कटाक्ष भी किए गए। इस बात पर भी सवाल खड़े हुए कि क्या वो फैसले सही थे, क्योंकि उसके बाद वार्ता फ्लॉप समझी जाने लगी, रिश्ते कई बार खराब भी हुए पाकिस्तान के साथ। लेकिन अब जब नई सरकार आएगी, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार आएगी, तो ये दिखाने की जरूर कोशिश की रीमा, मैं जाएगी आपको कि वो रोकूंगा। हमारे साथ तारिक परिजादा साहब जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं पाकिस्तान से। तारिक साहब, आपका पहला रिएक्शन इस पर क्या होगा? ये एक अच्छा कदम है अगर भारत के लिहाज से देखा जाए या भारत और पाकिस्तान के रिश्तों के लिहाज से देखा जाए? जी, मेरा तो ख्याल ये है और मैंने बहुत से प्रोग्रामों में पीछे कहा था कि ये मीडिया जो है गलत तरफ में बीजेपी को उसका एजेंडा, फॉरेन पॉलिसी एजेंडा सेट करने की कोशिश कर रहा है। मैंने बयान पढ़े हैं पिछले बहुत से दिनों में मोदी साहब के, आपके होने वाले वजीर आजम के, उनसे तो ये लगता है कि वो कश्मीर, सियाचिन, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात, हालात को मामूल पर लाना, नॉर्मलाइज करना, ये उनकी सोच का हिस्सा है। चुनाते ये जो अब नवाज शरीफ साहब को उनकी हल्फे वफादारी या स्वेरिंग इन सेरेमनी में शिरकत की दावत मिली है, उससे तो इस बात की तस्दीक होती है कि दोनों मुल्क के सरबराह नवाज शरीफ और नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान पाकिस्तान के ताल्लुकात को एक नई मुस्बत पॉजिटिव जिहत में, डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं। और मैं इस बात से ये नतीजा निकालता हूं कि वो लोग जो अब तक मनफी नेगेटिव पेशगोइयां कर रहे थे, उन सब की बात की तरदीद हो जाती है और मालूम ये होता है कि ये इब्तदा, देखिए मनमोहन सिंह साहब जो थे वो कई साल से इस हेजिटेशन में थे, हिचकिचाहट में थे कि बुलाएं कि ना बुलाएं, पाकिस्तान आए कि ना आए। चूंकि हमने देखा कि नरेंद्र मोदी ने एक फैसला कुन अंदाज में नवाज शरीफ को वहां पर आने की दावत दी है, तो ये पेशरफ की एक बहुत मुस्बत इब्तिदा है और मैं इसको काबिल मुबारकबाद इकदाम समझता हूँ। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए आपका।